हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिकी महाद्वीप के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं अमेरिकी महाद्वीप के बारे में कि ये जो आज का उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, इनका उद्भव कैसे हुआ, ये कैसे बने, इसमें कैसी कैसी सभ्यताएं थी, इसके बाद इन्होंने जो आज की अवस्थिति को जो प्राप्त किया है, हम उसके बारे में जानेंगे। यह हमारे विश्व मानचित्र का लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर इसके पहले फर्स्ट और सेकंड जो हमने बनाया था, तो फर्स्ट लेक्चर हमारा ऑस्ट्रेलिया के बारे में था और सेकंड चैप्टर हमारा न्यूजीलैंड के बारे में था। अमेरिकी महाद्वीप के बारे में है, अमेरिकी कॉन्टिनेंटल के बारे में है, तो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं अमेरिकी महाद्वीप के बारे में कि यह जो अमेरिकी महाद्वीप है, ये इसका उद्भव कैसे हुआ। अमेरिकी महाद्वीप, इस महाद्वीप की जो खोज है पुनर्जागरण काल के आरंभिक दशकों में। पुनर्जागरण की शुरुआत, जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वह 14वीं शताब्दी से लेकर, ठीक है, 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक के काल को पुनर्जागरण का काल माना जाता है। क्योंकि पुनर्जागरण के काल में कुछ जो चेंजेज होते हैं, जैसे राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, है ना, ये जो चेंजेज होते हैं, इसकी वजह में लोगों के बीच में एक नई चेतना का विकास होता है। वो अपने अधिकार के प्रति सजग होते हैं। और तो पुनर्जागरण के काल में काफ़ी सारे जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक ये जो विचार हैं, चाहे सांस्कृतिक को लेकर, तो इनके बीच में काफ़ी एक नवचेतना का विकास होता है। और ये लोग जो मिडिल क्लास है, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, वो सामने आकर कोई भी एक क्रांति करते हैं और वह पुनर्जागरण का काल माना जाता है। तो अमेरिकी महाद्वीप की जो खोज है वह पुनर्जागरण काल के आरंभिक दशकों में कोलंबस तथा अमेरिकी वेस्पुकी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जैसे कि पता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है, इसको डिगामा ने भारत की खोज की है। ओके, तो ये वेस्पुकी द्वारा की गई थी। इनके खोज के समय मध्य अमेरिका तथा उत्तरी एंडीज के समीपवर्ती भागों में माया, इंका और एजेटेक थी, ऐसी कुछ सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशन था जो वहां पे पहले से फल फूल रही थी। ठीक है, बट यूरोपियन के आगमन के उपरांत की गई निभ्रंश हत्याएं। तो निभ्रंश हत्याएं कैसे की गई कि जब यूरोपीय लोग जब अमेरिका महाद्वीप में आए, तो इन्होंने जो पहले से सभ्यताएं विकसित थी उनको पूरी तरह से हत्या करके, है ना, उनको असहाय करके वहां से पूरी तरह उनको विनष्ट कर दिया गया। निभ्रंश हत्याएं करके वहां जो सभ्यताएं विकसित थी उनको पूरी तरह से विनष्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद तदुपरांत यहाँ के जो मूल निवासी थे अमरेंडियस, स्पेनिश, पुर्तगाली थे, तो उनके संयोग से 3 प्रकार की संकर जातियों का जन्म हुआ। तो जैसे कि पहले से 3 अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी थे अमरेंडियस, स्पेनिश और पुर्तगाली, तो इनके संयोग से कुछ नई जातियों का विकास हुआ, जो नेस्टिजो, मुलाडो और जेम्बो, ये 3 संकर जातियों का जन्म हुआ, जो अमेरिका महाद्वीप में आज के टाइम में यह काफ़ी विकसित हुए। ठीक है, जो ये नेस्टिजो, मुलाडो और जेम्बो जो विकास हुआ, तो इनके आने के बाद भाषाई आधार पर अमेरिका को 2 भागों में विभक्त किया गया। एक एंग्लो अमेरिका है, एक लैटिन अमेरिका। तो एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका होता है और लैटिन अमेरिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो साउथ अमेरिका, मध्य अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह। ठीक है, तो ये लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो साउथ अमेरिका है, मध्य अमेरिका है और कैरेबियन द्वीप समूह है। ठीक है, ये आते हैं। तो एंग्लो अमेरिका में जो आज का कनाडा, मैक्सिको या साउथ अमेरिका, यूएसए है, तो यहाँ पे फ्रेंच एवं ब्रिटिश इंग्लिश भाषा बोली जाती थी, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन आकर बस गए और उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट किया, फ्रेंच और ब्रिटिश इंग्लिश भाषा में बोली जाती थी। जबकि लैटिन अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा का प्रभाव। मीन्स कहने का ये है कि जहाँ जैसी जो भी यूरोपियन जहाँ पर आकर बस गए, उन्होंने अपना प्रभाव वहाँ पर छोड़ा और वो उसी लैंग्वेज को वहाँ पे एडॉप्ट किया और उन्हीं लैंग्वेज का उन्होंने प्रयोग करने लगे। ठीक है, तो राजनीतिक दृष्टि से पनामा से लेकर उत्तर का संपूर्ण महादेश उत्तर अमेरिका कहलाता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें अगर, तो पनामा से लेकर, ठीक है, पनामा से लेकर उत्तर का संपूर्ण महादेश उत्तर अमेरिका,
इससे दक्षिण का प्रदेश दक्षिण अमेरिका कहलाता है। तो इसके पनामा से लेकर उत्तर का संपूर्ण महादेश उत्तर अमेरिका और पनामा से लेकर नीचे का जो भाग है वह साउथ अमेरिका कहलाया। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में विभक्त किया गया है। तो आज हम जो बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे केवल साउथ अमेरिका के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखें। ठीक है, इसके जितने भी जियोग्राफिकल एरियाज हैं, लैंड्स हैं, उनको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे पूरा विस्तृत मानचित्र के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के बारे में। तो साउथ अमेरिका के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो साउथ अमेरिका है तो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह किसी भी क्षेत्र में, चाहे रणनीतिक हो, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो समझते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में कि इसके अंतर्गत यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति क्या है और साथ में यह किसके लिए फेमस है, किसके लिए फेमस नहीं है। तो दक्षिण अमेरिका के जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, प्रमुख मैदान हैं, तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो दक्षिण अमेरिका प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो कि आज से लगभग 68 मिलियन वर्ष पूर्व पश्चिमी विस्थापन के साथ लगभग वर्तमान अवस्थिति को प्राप्त किया। ओके, तो जो साउथ अमेरिका है यह पश्चिमी विस्थापन, ठीक है। तो अगर हम समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा, तो सभी जो कॉन्टिनेंटल्स हैं, जो सभी महाद्वीप हैं, वो एक दूसरे से कैसे हुआ है, एक दूसरे से अलग हुए, कैसे पेंजिया के टाइम में कैसे ये लॉरेंसिया और अंगारा लैंड का ये पार्ट्स बने, इसके बाद उसके विभाजन के बाद कैसे ये जो दक्षिण अमेरिका है ये कैसे अवस्थिति को प्राप्त किया। तो लगभग 68 मिलियन वर्ष पूर्व पश्चिमी विस्थापन के कारण लगभग वर्तमान अवस्थिति को प्राप्त किया है। इस भौगोलिक प्रदेश को अध्ययन के दृष्टिकोण से 4 खंडों में विभक्त किया गया है। तो इसको हम 4 खंडों में विभक्त करके इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसके अलग अलग खंडों को। ओके, तो जो फर्स्ट है वह है पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट है, इंडीज कॉर्डिलेरा है, केंद्रीय निम्न भूमि है और ब्राजीलियन शील्ड। इसको 4 खंडों में डिवाइड करके इसके भू अवस्थिति के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले जो पहला खंड है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट क्या है, यह इंडीज माउंटेन, जो पता होना चाहिए कि जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे लंबी जो चोटी है, माउंट इंडीज माउंटेन है। तो इंडीज माउंटेन और प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित अत्यंत संकीर्ण तटीय मैदान, ठीक है। तो जो पश्चिमी तट है वह इंडीज माउंटेन और प्रशांत महासागर के बीच अत्यंत संकीर्ण तटीय मैदान है जो कि जलवायु दृष्टिकोण से अत्यंत विलक्षण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें उत्तरी भाग में विषुवतीय जलवायु होती है, मध्यवर्गीय भाग में उष्ण मरुस्थल जलवायु होती है तथा दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय एवं ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्राप्त होती है। ओके, तो यह समझने का प्रयास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी भाग में विषुवतीय जलवायु है, ठीक है, क्योंकि उत्तरी भाग में हम जानते हैं कि साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका के जो पार्ट्स हैं जैसे कि पेरू है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है और इक्वाडोर, ये 4 ऐसे कंट्री हैं जो कहाँ पर स्थित हैं, तो ये विषुवत पर अवस्थित है। तो इसका जो ऊपरी पार्ट है वह विषुवतीय जलवायु के अंतर्गत आता है, मध्यवर्गीय भाग में उष्ण मरुस्थल और दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय एवं ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्राप्त होती है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल यहाँ आटाकामा मरुस्थल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करते हैं कि जो आटाकामा मरुस्थल है, जो आटाकामा डेजर्ट है, तो यह कहाँ पाया जाता है। हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो पता होना चाहिए कि कहाँ है। तो यह कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, जिसका निर्माण अपतटीय व्यापारिक व्यापारिक पौने 2 होते हैं, एक अपतटीय व्यापारिक पौने होती हैं और एक उपतटीय व्यापारिक पौने होते हैं। जो पौने थल से जल की ओर चलते हैं उनको अपतटीय पौने कहा जाता है
और जो पौने जल से थल की ओर, मतलब पानी से स्थल की ओर चलती हैं, उनको उपतटीय पौने कहा जाता है। जो पौने लैंड से वाटर वो अपतटीय, और जो वाटर से लैंड की ओर, वाटर से लैंड की ओर उपतटीय पौने कहा जाता है। तो अपतटीय व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौने क्या होती हैं? व्यापारिक पौने या ट्रेड विंड्स ऐसी पौने होती हैं जो व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कैसे? कि जो भी व्यापार होता है, जो नाव के लिए जो अनुकूल दशाएं होती हैं, जो जहाज होती हैं, वह आसानी से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो व्यापारिक पौने ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे अक्षांशों में चलती हैं जिनके द्वारा किसी भी जहाज को आसानी से ले जाया जाता है। अपतटीय व्यापारिक पौने एवं पेरू की ठंडी जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा, तो कभी हम एक सेपरेट वीडियो बना के हम देखेंगे कि जो ये जलधाराएं हैं, कोल्ड विंड्स क्या होती हैं, हॉट विंड्स क्या होती हैं, तो इनको हम अलग समझेंगे। बट अभी जानते हैं कि जो पेरू की ठंडी जलधारा है की उपस्थिति से हुई है। ठीक है, तो आटाकामा मरुस्थल किसकी वजह से हुआ? आटाकामा मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना? तो यह अपतटीय व्यापारिक पौने और पेरू की ठंडी जलधारा के कारण बना। ओके, इसका यह विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल कौन सा? सबसे ड्राइस्ट डिजर्ट कौन सा है? तो वह आटाकामा डिजर्ट है। ये मत भूलना है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का जो सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो वह कौन सा है? आटाकामा डेजर्ट है। ओके, जिसके उत्तरी भाग में नेचुरल फास्फेट का विश्व का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त होता है। ओके, तो आटाकामा डेजर्ट से विश्व का सबसे बड़ा जो नेचुरल फास्फेट का भंडार प्राप्त हुआ है, नेचुरल फास्फेट का भंडार प्राप्त हुआ है, तो वह कहाँ पे हुआ? आटाकामा डेजर्ट में हुआ। ओके, वहीं मध्यवर्ती भाग में, तो मध्यवर्ती भाग में तो हमने देखा कि जो पश्चिमी भाग का, जो पश्चिमी तट का मध्यवर्ती भाग है, तो वहाँ नेचुरल नाइट्रेट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा जो नेचुरल नाइट्रेट का प्रोड्यूसर है, तो वह मध्यवर्ती भाग है। दक्षिणी भाग में लौह अयस्क तथा तांबे का उत्पादन किया जाता है। यहाँ लासरेना और एंटाफेगस्टा की खान है, कुछ माइंस हैं। लासरेना और एंटाफेगस्टा की जो माइंस हैं, जो खाने हैं, वह लौह अयस्क के लिए फेमस हैं। चूँकि कनाडा की खानों में ताम्र अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो अगर देखें तो कनाडा विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक खानों में से एक है। तो सबसे ज़्यादा जो तांबा निकाला जाता है, जो तांबा माइंस हैं, खाने हैं, खदान है, वह कहाँ पे है? कनाडा में है। ठीक है, चिली की राजधानी नगर सेंटियागो के समीपवर्ती तट में, चिली की जो राजधानी नगर है सेंटियागो, तो उसके समीपवर्ती तट में भूमध्य सागरीय जलवायु प्राप्त होती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत जो ऐसी जलवायु प्राप्त होती है जो 23 डिग्री के ऊपर और 45 डिग्री के नीचे की जो जलवायु होती है, वो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। ओके, तो समीपवर्ती तटभाग में भूमध्य सागरीय जलवायु प्राप्त होती है, इसलिए चिली दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा फल एवं दुग्ध उत्पादक स्टेट है। ओके, तो जो चिली है वह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा फल और दुग्ध उत्पादन है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? भूमध्य सागरीय है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि जो सेंटियागो है, सेंटियागो ब्यूनस आयर्स क्या है? वह अर्जेंटीना की कैपिटल है। से ट्रांस एंडीज रेलवे द्वारा जुड़ा हुआ है। तो सेंटियागो जो शहर है, चिली का जो सेंटियागो शहर है, वह अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और ट्रांस एंडीज, इसके मध्य से किस कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है? तो वह रेलवे कनेक्टिविटी से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह रेल मार्ग एंडीज पर्वत पर अवस्थित एकमात्र दर्रा उस
टांडा से गुजरता है। ठीक है, तो जो एक वहाँ पे पासेस है वह उस टांडा वहाँ से होकर यह रेल मार्ग गुजरता है। ठीक है, दक्षिणी भाग में मैगलन जलसंधि है, एक स्टेट है जो टिएरा डेल फुएगा आइलैंड को अलग करती है। ठीक है, तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि मैगलन जलसंधि, तो मैगलन जलसंधि किसके बीच में है, तो टिएरा डेल फुएगा द्वीप को अलग करती है। ठीक है, जहां अमेरिका का साउदर्न पॉइंट है, दक्षिण अमेरिका का केप हॉर्न यहाँ पर अवस्थित है। ओके, यहाँ ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो पश्चिमी तट में कौन सी जलवायु प्राप्त होती है, तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्राप्त होती है। ठीक है, एंडीज माउंटेन, पश्चिमी तट के बाद जो नेक्स्ट है एंडीज माउंटेन, जिसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है या एंडीज कॉर्डिलेरा भी इसको बोलते हैं। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, तो यह एंडीसाइड मैग्मा की प्राप्ति के कारण, एंडीसाइड मैग्मा की प्राप्ति के कारण इसे एंडीज नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, यह जो एंडीज पर्वतमाला है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो कि नवीन वलित पर्वत श्रेणी है, जो इसको न्यू फोल्डेड माउंटेन भी इसको कहा जाता है। जैसे कि हमारा हिमालय है, तो हिमालय भी एक क्या है, वह नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इस पर जो सर्वोच्च इसकी जो चोटी है माउंट एकांकागुआ, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एंडीज पर्वतमाला है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वह है माउंट एकांकागुआ अवस्थित है। जबकि चिम्बराजो, कोटोपैक्सी तथा ओजोडेल सलाडो जैसे ज्वालामुखी पर्वत प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यह उत्तरी भाग में 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। तो जहां मध्य पश्चिमी एंडीज के मध्य लाइफ लाइन ऑफ कोलंबिया मैगडरेना प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिवर प्रवाहित होती है जो मध्य तथा पश्चिमी इंडीज के मध्य लाइफ लाइन ऑफ कोलंबिया के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो मैगडरेना ऐसी रिवर है जो लाइफ लाइन ऑफ द कोलंबिया के नाम से इसको जाना जाता है। मैगडरेना तट कॉफी, गेहूं, जौ, मक्का, कौन सी फसलों के लिए, कॉफी, गेहूं, जौ और मक्का आदि उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, जबकि डेल्टा क्षेत्र से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो मैगडरेना जो प्लेन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फसल के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके साथ ही पेट्रोलियम का उत्पादन भी यहाँ से किया जाता है। कोलंबिया जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कॉफ़ी का जो प्रथम उत्पादक देश है तो वह कौन सा है। ठीक है, इसके साथ ही एंडीज का मध्यवर्ती भाग बोलीविया का पठार कहलाता है। हमेशा एग्जाम में बोलीविया का पठार आपसे पूछा जाएगा, तो वह कहाँ पर है, तो एंडीज पर्वतमाला पर अवस्थित है, जो कि मीडियन मांस या मध्य पिंड का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, और भ्रंश क्रिया द्वारा, तो जो मध्य पिंड है तो इस पर भ्रंश क्रिया द्वारा निर्मित टिटिकाका झील, कौन सी झील, टिटिकाका झील, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है टिटिकाका झील कहाँ पर अवस्थित है, तो वह कहाँ पर अवस्थित है, वह एंडीज पर्वतमाला पर अवस्थित है। टिटिकाका झील प्राप्त होती है। यह विश्व की ऐसी उच्चतम झील है जहां मत्स्यन एवं नौकायन किया जाता है। ठीक है, तो टिटिकाका झील ऐसी सबसे ऊंचाई पर अवस्थित ऐसी झील है जहां पर नौकायन भी किया जाता है और साथ ही मत्स्यन भी किया जाता है। ओके, इसके साथ ही यह पाठार टिन का महत्वपूर्ण उत्पादक है। तो जो आपका मांस या मध्य पिंड है वह टिन का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ओटीसी माइन, तो ओटीसी माइन यह एक खान है दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है। ठीक है, तो ओटीसी माइन दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है। ठीक है, साथ ही सेरो डी पास्को पेरू में जो अवस्थित है टिन एवं चांदी का उत्पादन करता है। ठीक है, एंडीज के पूर्वी ढाल में, जो एंडीज पर्वतमाला है उसके पूर्वी ढाल में समशीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां प्राप्त होती हैं जिन्हें मोंटाना फॉरेस्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है,
क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? मोंटाना फॉरेस्ट के नाम से। एंडीज एक महत्वपूर्ण जल विभाजक, जल स्रोत तथा जलवायविक अवरोधक है। ठीक है, तो एंडीज पर्वतमाला एक जल विभाजक काम करती है, एक जल विभाजक का काम करती है, जल स्रोत और जलवायविक अवरोधक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है पेंटागोनिया मरुभूमि। तो पेंटागोनिया जो मरुभूमि है वह एंडीज के दक्षिणी पूर्वी भाग में अवस्थित है। एंडीज के दक्षिणी पूर्वी भाग में अवस्थित है जो उसके गिरपादी पठार, जो जैसे कि कोई हिल है उसका जो नीचे का जो फुट हिल्स होता है, तो फुट हिल्स को गिरपादी पठार के नाम से जाना जाता है, जो कि वृष्ट छाया प्रभाव के कारण शीत मरुभूमि में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, वृष्टि छाया प्रभाव क्या होता है? जिस तरफ मान लो जिधर से मानसून आ रहा है, तो मानसून जब किसी भी पर्वत से टकराता है तो जहां से टकराएगा तो उधर साइड तो वर्षा करेगा, बट उसकी जो छाया जिस अपोजिट साइड में दूसरी तरफ उसमें बारिश नहीं होगी, क्योंकि उधर मानसून पीछे साइड अपोजिट साइड में मानसून नहीं पहुंच पाता है और वह जो क्षेत्र है वह वर्षा से वंचित रह जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रभाव बोला जाता है। इससे शीत मरुभूमि में परिवर्तित हो गया है। इस मरुभूमि के उत्तरी भाग में क्रिटेशियस युगीन लावा निक्षेप जो डिपॉजिट प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसे पराना प्लेटू कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी भाग में जो आपका पेंटागोनिया मरुभूमि है उसके उत्तरी भाग में क्रिटेशियस युगीन लावा निक्षेप जो कि डिपॉजिट के रूप में जमा हो जाता है, निक्षेप प्राप्त होता है, जिसे पराना प्लेट कहते हैं। ठीक है, यह जो प्रदेश है भेड़ पालन के लिए, लामा के लिए जाना जाता है। इसके पूर्वी भाग में फॉकलैंड द्वीप अवस्थित है। तो फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर अवस्थित है? तो वह कौन से? पेंटागोनिया मरुभूमि के पूर्वी भाग में अवस्थित है। ठीक है, जिनका समीपवर्ती क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार से युक्त है तथा मत्स्य उत्पादन का केंद्र भी है। ठीक है, वर्तमान में इस पर ब्रिटेन का अधिकार है, जिसे लीज पट्टे पर लिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट है केंद्रीय निम्न भूमि। तो केंद्रीय निम्न भूमि के अंतर्गत समझते हैं इसका जो विस्तार है, केंद्रीय निम्न भूमि का जो विस्तार है मध्य भाग में ओरिनीको नदी से लेकर पंपास घास भूमि तक है। कहाँ से लेकर? ओरिनीको नदी से लेकर पंपास घास भूमि तक है। पंपास घास भूमि समशीतोष्ण घास भूमि है, जहाँ पराग्वे, उरुग्वे, पराना, पिल्कोमायो जैसी नदियाँ यहाँ संयुक्त धारा, इन नदियों की जो संयुक्त धारा है ला प्लाटा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पराग्वे, उरुग्वे, पराना और पिल्कोमायो जैसी नदियों की एक संयुक्त धारा आपस में मिलकर ला प्लाटा प्रवाहित होती है। इस मैदान की उर्वरता बनाए रखने के लिए यूरोप से लाई गई घास, कौन सी घास? अल्फा घास ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपित की गई है। ठीक है, तो यहाँ की भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, उर्वरता को बढ़ाने के लिए यूरोप से घास मंगाई गई है जिसका नाम है अल्फा। ठीक है, तो उसको ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपित की गई है। यह मैदान पशुपालन, मांस प्राप्ति के उद्देश्य से भेड़ पालन, ऊन, मांस एवं गेहूं तथा जौ उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, ला प्लाटा जो तंत्र है रियो डी प्लाटा में जल विभाजक करता है। ला प्लाटा तंत्र रियो डी प्लाटा में जल विभाजक का कार्य करता है, जिसके तट पर अर्जेंटीना, उरुग्वे की राजधानी नगर ब्यूनस आयर एवं मोंटेवीडियो अवस्थित है। कौन अवस्थित है? तो यहाँ पे ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो अवस्थित है। अर्जेंटीना विश्व में मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो हाँ दोस्तों, अर्जेंटीना जो है विश्व का सबसे बड़ा मांस का निर्यातक है। ठीक है, ग्रान चाको। तो ग्रान चाको क्या है? यह एक दलदली भूमि होती है जहाँ विश्व की सबसे कठोर लकड़ी क्यूब्रेको पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है?
जिसे कुल्हाड़ी तोड़ या एक्स ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी कौन से सबसे जो मजबूत लकड़ी पाई जाती है वह ट्यूबरेगो होती है, जिसे कुल्हाड़ी तोड़ या एक्स ब्रेकर के नाम से जाना जाता। ओके, तो नेक्स्ट है अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन के बारे में जानते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अमेजन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, बट किसके अकॉर्डिंग? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही तथा यह विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। नील नदी अब दूसरी लंबी नदी है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नील नदी है, नील नदी क्या है कि उसका जो बहाव क्षेत्र है, तो वह जाके जहाँ पे वह अपना पानी डिस्चार्ज करती है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बजरी इकट्ठा हो गई, वांगर और खादर की वजह से उसका जो बहाव का जो कुल लंबाई है वह कम हो गई। ठीक है, कहने का मीन्स ये है कि जैसे हमारे गंगा नदी का डेल्टा है, तो गंगा नदी का डेल्टा अब क्या हुआ है कि बहुत सारा, क्योंकि भराव क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और बहुत सारा जो कचरा इकट्ठा होकर जाता है, तो अब वह डायरेक्ट ना बहकर वो फैल कर एक डेल्टा का आकार लेकर, पंजाकार डेल्टा का आकार लेकर वह क्या होते पानी को डिस्चार्ज करता है सी में। ठीक है, ऐसे ही नील नदी का जो मुहाना है, तो वह जो काफ़ी पहले एकदम डायरेक्ट अपना वाटर वहाँ पे डिस्चार्ज कर देती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारा कचरा इकट्ठा होने की वजह से उसका जो लंबाई है वह कम हो चुकी है। इसके बाद अब नील नदी दूसरी लंबी नदी हो गई है। ठीक है, इस नदी का जो संपूर्ण बेसिन है सघन उष्णकटिबंधीय, बहुत ही डेंस, तो संपूर्ण बेसिन सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से युक्त है। इसे शेलवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अमेजन बेसिन में जो उष्णकटिबंधीय जो सघन क्षेत्र पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा पाई जाती है, तो वह काफ़ी सघन है और इसकी वजह से उसको शेलवास के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शेलवास के नाम से किसको जाना जाता है, कि कौन से मैदान को जाना जाता है, तो वह कौन सा है? वह अमेजन बेसिन है। ओके, विश्व में सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन के कारण इसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो अमेजन बेसिन है, ये इतना ज़्यादा यहाँ ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है क्योंकि वहाँ डेंस फॉरेस्ट है, और डेंस फॉरेस्ट की वजह से वहाँ पे जो उत्सर्जन, ऑक्सीजन उत्सर्जन का जो रेशिया है विश्व में सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? उसे विश्व का फेफड़ा बोला जाता है। ठीक है, इस बेसिन में बोरो नामक एक जनजाति निवास करती है जो कि नर मुंडों का शिकार करती है। ठीक है, बोरो नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वह अमेजन बेसिन में। अमेजन ज्वरनदमुख डेल्टा का निर्माण करती है। अमेजन ज्वरनदमुख डेल्टा का निर्माण करती है। अटलांटिक महासागर जल विसर्जित करती है, अटलांटिक महासागर में जल विसर्जित करती है। ठीक है, इसके मुहाने के समीप अवस्थित मजीरा आइलैंड, तो मजीरा आइलैंड कहाँ है? तो जहाँ पर अमेजन रिवर अपना पानी डिस्चार्ज करती है। ठीक है, इसे तो मजीरा आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों। इसे स्टेट पीसियस में इसे, तो जो मजीरा आइलैंड है तो यह कहाँ पे है? तो यह अमेजन बेसिन में, बट यह जब यह पूछा जाता है कहाँ पे? स्टेट पीसियस में, तो स्टेट पीसियस या यूपी पीसियस में इसको माजुली द्वीप नाम दिया गया है। किसको? मजीरा आइलैंड को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओनिको बेसिन क्या होता है? तो ओनिको बेसिन के बारे में जानते हैं। तो ओनिको बेसिन जो है, जो इंडीज पर्वतमाला है उसके पूर्वी पार्ट में मिलकर कैरेबियन सागर से, तो पूर्वी इंडीज से निकलकर कैरेबियन सागर में जल विसर्जित करती है। तो ओनिको बेसिन जो पूर्वी इंडीज से निकलकर कैरेबियन सागर में अपना जल विसर्जित करती है, तो यह बेसिन पशुचारण, पेट्रोलियम उत्पादन, गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है कैराओ है, कैराओ इसकी सहायक नदी है। जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल अवस्थित है, तो कौन सी नदी पर अवस्थित है एंजल जलप्रपात? कैराओ में, और यह कहाँ पे है? तो ओरनिको बेसिन में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओरनिको बेसिन में पाया जाने वाला घास भूमि
जो मैदान है ओनिको बेसिन में पाए जाने वाला घास भूमि मैदान को किस नाम से जाना जाता है? लैनोस के नाम से। किस नाम से? लैनोस के नाम से। ओके, इसके साथ ही ओनिको बेसिन के मुहाने के समीप अवस्थित मराकायनो झील विश्व में प्राकृतिक कोल तार का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ओनिको बेसिन में अवस्थित मराकायनो झील जो प्राकृतिक कोल का सबसे बड़ा एक उत्पादक है। ओके, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट है ब्राजीलियन शील्ड, ब्राजीलियन आइलैंड। तो यह प्राचीनतम शील्ड का उदाहरण है। यह बहुत ही पुरानी शील्ड है, उष्णकटिबंधीय जलवायु से प्रभावित है। तो जो ब्राजीलियन शील्ड है वह कौन सी जलवायु से प्रभावित है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु से, जहां कटिंगा कैंपोस सिराडो जैसी सवाना घास भूमि प्राप्त होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैटिंगा, कैंपोस और सिराडो घास भूमियां कहाँ पाई जाती हैं? ब्राजीलियन शील्ड में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ शील्ड का जो पश्चिमी भाग है माटो ग्रासो पाठार कहलाता है। तो शील्ड का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? माटो ग्रासो पाठार। ठीक है, यहाँ अवस्थित इटाबिरा एवं कराजास दक्षिण अमेरिका लौह अयस्क तथा मैग्नीज की सबसे बड़ी खानें हैं। ठीक है, तो शील्ड का पश्चिमी भाग माटो ग्रासो पाठार कहलाता है। यहाँ अवस्थित इटाबिरा एवं कराजास दक्षिण अमेरिका लौह अयस्क तथा मैग्नीज की सबसे बड़ी खानें हैं। ठीक है, इसके साथ ही इस शील्ड के दक्षिणी भाग में, ब्राजीलियन जो शील्ड है उसके दक्षिणी भाग में काफ़ी के बागान फैले हुए हैं जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनका नाम है फजेंडा। ओके, ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है। ठीक है, ब्राज़ील जो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है। साओ पोलो नगर के समीप अवस्थित सेंटोस बंदरगाह, ठीक है, साओ पोलो नगर के पास अवस्थित जो सेंटोस बंदरगाह है विश्व का कहवा बंदरगाह कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व का कहवा बंदरगाह कहते हैं। साओ पोलो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, इसका पूर्वी भाग ब्राजीलियन हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। साओ पोलो का पूर्वी भाग दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगर है तथा इसका जो पूर्वी भाग, जो साओ पोलो का पूर्वी भाग ब्राजीलियन हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, जहां राजधानी नगर ब्रासिलिया अवस्थित है। ठीक है, तो जो ब्राजीलियन हाईलैंड है वहाँ पर अवस्थित ब्रासिलिया जो किसकी कैपिटल है? ब्राजील की कैपिटल है। ब्रासील वृक्ष की अधिकता के कारण ही इसका नाम ब्राजील पड़ा है। ओके, यह उच्च भूमि लौह अयस्क का उत्पादन करती है। यहाँ अवस्थित बेलो होरिजोंट नगर को स्टील सिटी ऑफ ब्राजील कहते हैं। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है जिसे कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ ब्राजील कहा जाता है। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है जिसे कॉमर्शियल ऑफ द ब्राजील कहा जाता है। ओके, इसके साथ ही इस उच्च भूमि के उत्तर पूर्वी भाग में गन्ने का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ब्राजील के उत्तर पूर्वी भाग में जो गन्ने का सबसे सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। बट आपको बता दूं कि जो ब्राजील का गन्ना होता है और इंडिया का गन्ना होता है, तो ब्राजील का जो गन्ना होता है वह ज्यादा रसीला होता है, जबकि इंडिया का जो गन्ना है वह कम रसीला होता है। ब्राजील भारत के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ अवस्थित बोरबोरेमा का पठार स्वर्ण निक्षेप से युक्त है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है जो लास्ट भी है गुयाना उच्च भूमि। ठीक है, तो यह दक्षिण अमेरिका का यह लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो गुयाना उच्च भूमि जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में अवस्थित मानसून जलवायु से प्रभावित, किससे? मानसून जलवायु से प्रभावित लेटराइट मिट्टी के निक्षेप से युक्त
अमेरिकी महाद्वीप में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन। तो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में अवस्थित, मानसून जलवायु से प्रभावित है, लेटराइट मिट्टी के निक्षेप से युक्त है। अमेरिकी महाद्वीप में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन जहां अवस्थित, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जहां अवस्थित माउंट रोंगेमा इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, जो माउंट रोंगेमा है वह इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ पर अवस्थित वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक है। ठीक है, तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन है। तो दोस्तों ये हमारे द्वारा प्रिपेयर्ड जो फैक्ट्स हैं, तो हमने इसको समझाने का प्रयास किया, और जितने भी फैक्ट्स हैं चाहे प्रीलिम्स से रिलेटेड हो, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस के जो मेंस होंगे उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब भी आप इसको समझें, जब भी आप इसको पढ़ें, तो आपको मानचित्र की बुक लेकर, मैप की बुक लेकर ही आपको यहाँ पे बैठना है, और जो भी लोकेशन सामने आएगी जो आप पढ़ेंगे उनको आपको मैप में देखना है। जब आप मैप में देखेंगे तो आपकी वहां से क्लियरिटी बनेगी और आपको वो चीज माइंड में सेट हो पाएगी। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।